हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग क्लास 11th एग्रीकल्चर जो बॉटनी पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पिछले 2-3 जो हम लोग का वीडियो आया है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीज की आकार, उसकी संरचना, बीज क्या होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में अंतर, उसको पहचानना, ये पूरी जो चीज़ें हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, कोई बीज अपने आप से कैसे अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म देता है। मतलब कि बीजों का अंकुरण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि बीजों की प्रसुप्त अवस्था क्या होती है, उनका डोर्मेनेंट क्या होता है, कि अगर कोई बीज जब फूल होने के बाद से जब बीज उत्पन्न होता है किसी भी फल से, तो उस बीज को जब सुखा करके अच्छे प्रकार से उसको स्टोरेज में रखा जाता है, तो फिर वो साल 2 साल फिर आने वाले सीजन में कैसे अपने आप को वो फिर नए पौधे के योग्य बना लेता है, वही प्रसुप्त अवस्था है। ठीक है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बीच में, जब तक वो क्या खेत से आकर के जब तक फिर खेत में बोने के योग्य, मतलब कि बोने के एवज तक नहीं पहुंचती है, तब तक उनके बीच में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि नवोद्भिद, मतलब कि किसी बीज का किस प्रकार से निर्माण होता है। नवोद्भिद सीडलिंग, किसी बीज का कैसे निर्माण होता है, बीज से किस प्रकार से एक पौधे का निर्माण करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बीजों के प्रकार कितने होते हैं, अंकुरण के प्रकार, अंकुरण कितने प्रकार का होता है और किस किस प्रकार का होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीजों का अंकुरण। आप देखेंगे बीजों का अंकुरण क्या कह रहा है। बीजों का अंकुरण कह रहा है कि बीजों का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ सीड कह रहा है कि बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद, बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद मतलब नए, नवोद्भिद मतलब कि नए तथा एक नए पौधे का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद तथा एक नए पौधे का निर्माण होता है। कह रहा है कि बीज का भ्रूण, मतलब कि जो बीज में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, बीज का भ्रूण ही नवोद्भिद का निर्माण करता है। जो बीज में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वही क्या करता है, बीज का नवोद्भिद का निर्माण करता है, नए पौधे का निर्माण करता है। फिर क्या है, जिसका निचला भाग मूल तंत्र तथा ऊपरी भाग परोह तंत्र में बढ़ता है। मतलब कि जब आपका जो बीज है जब खेत में पड़ता है कल्टीवेशन खेती के लिए, तो क्या होता है, जब वो मिट्टी को पाता है, अपनी उचित अवस्थाएं पाता है, उचित अवस्था में क्या, वायु, ताप, धूप, प्रकाश संश्लेषण, पानी, ये सब क्रियाएं पाता है, तो क्या करता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद से क्या होता है, एक नवोद्भिद का निर्माण करता है, जिसका निचला सिरा हम लोग क्या करते हैं, निचले सिरे को हम लोग मूल तंत्र कहें और ऊपरी भाग को क्या कहें, परोह तंत्र कहें। ठीक है, परोह तंत्र में बढ़ता है। फिर कह रहा है कि इससे पूर्व बीज को अपनी प्रसुप्त अवस्था त्यागना पड़ता है। मतलब कि नवोद्भिद का निर्माण करने से पहले बीज को जो अपनी प्रसुप्त अवस्था है, मतलब कि डोर्मेंट है, उसको त्यागना पड़ता है। जो बीज का नवोद्भिद है डोर्मेंट, उसको त्यागना पड़ता है। कब, जब वो नवोद्भिद का निर्माण कर रहा हो, तब वो अपनी प्रसुप्त अवस्था को त्याग करके नवोद्भिद का निर्माण करता है। क्लियर। अब इसको एक फिगर के माध्यम से देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमने माना एक ये बीज है, एक बीज है, या आप सेम का बीज बना लीजिए। एक सेम का ये बीज है, ठीक है। जब ये मिट्टी में पड़ता है
जब मिट्टी में पड़ता है इसका ये बाह्य आवरण क्या है, बीजावरण कहिए या बीजचोल कहिए, फलभित्ति कहिए, ठीक है। जब ये अगले स्टेज में क्या होता है कि मिट्टी में पड़ता है, मिट्टी में जब पड़ता है तो इसकी अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, सेम का बीज जब मिट्टी में पड़ा तो क्या किया, मिट्टी में उसको क्या मिली, नमी मिली, ताप मिला, और फिर से उसको जिस हिसाब का टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब का उसको टेम्परेचर मिला, वायु मिला, उसको कुछ जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है वो मिट्टी से मिला, कुछ हम देते हैं आर्टिफिशियली। तो ले करके क्या किया, अपने बाह्य आवरणों को हटा दिया, बाह्य आवरणों को क्या किया, हटा दिया, बाह्य आवरण को हटा करके कुछ इस अवस्था में परिवर्तित हो गया। इस अवस्था में परिवर्तित होने के बाद से ये क्या किया है कि आप देख रहे हैं कि एक नीचे के साइड में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो कि मूल तंत्र है, जिसको हम लोग कहें ना कि निचला भाग मूल तंत्र, ये मूल तंत्र कहा गया है, और ऊपरी भाग परोह तंत्र। यहाँ लिख देते हैं, ये ऊपर का आपका परोह है, निचला आपका मूल। इस प्रकार से निर्माण करता है, और यही मूल तंत्र और परोह तंत्र। मूल तंत्र क्या करता है कि आगे चल के जड़ का निर्माण करता है, और परोह तंत्र ऊपर बढ़ के क्या करता है, प्लांट का निर्माण करता है, ब्रांचेस का निर्माण करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं प्लांट्स का निर्माण करता है, और ये रूट्स का। ठीक है, ओके। बीज का अंकुरण, बीज के अंकुरण से नवोद्भिद तथा नए पौधों का निर्माण होता है। ओके, बीज के अंकुरण से नवोद्भिद तथा नए पौधे का निर्माण होता है, और पौधे के का जो निर्माण होता है उसमें कैसे, बीज का जो भ्रूण होता है वही नवोद्भिद का निर्माण करता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। वो क्या करता है कि बीज का जो भ्रूण है वही नवोद्भिद का निर्माण करता है, जिसका निचला भाग हम लोग मूलतंत्र कहते हैं, निचले भाग को मूलतंत्र कहते हैं, और ऊपरी भाग को परोतंत्र कहते हैं। और इस प्रक्रिया को होने से पहले, इससे कह रहा है कि इससे इस प्रक्रिया को होने से पहले बीज को अपनी प्रसुप्त अवस्था को त्यागना पड़ता है, मतलब कि डोरमेंट को त्यागना पड़ता है। ओके, क्लियर, समझ में आया? बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ओके, अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेज। फिर बात आती है प्रसुप्त अवस्था की, कि अब प्रसुप्त अवस्था क्या होता है, कि कह रहा है जब वो प्रसुप्त अवस्था को त्यागता है तो प्रसुप्त अवस्था क्या है। प्रसुप्त अवस्था डोरमेंट क्या है हमारा, तो अब देखेंगे डोरमेंट क्या है। कह रहा है बीज की प्रसुप्त अवस्था डोरमेंट, मतलब कि बीज के भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, मतलब कि जो बीज का भ्रूण है एम्ब्रियो वो प्रसुप्त अवस्था में होता है। किसमें होता है, डोरमेंट में। कौन, भ्रूण। इस समय इसमें जल की अधिक कमी रहती है, मतलब कि जब बीज प्रसुप्त अवस्था में होता है तो उसमें जल की बहुत ही अधिक कमी होती है। जीवन की सभी क्रियाएं, जो बीज की जीवन की क्रियाएं, सभी क्रियाएं हैं वो क्या है, या तो होती ही नहीं है, जो सभी क्रियाएं या तो होंगी ही नहीं, या बहुत कम होती है, मतलब कि ना के बराबर होती है। श्वसन भी बहुत कम होता है,
इनका श्वसन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी बहुत कम हो जाता है। फिर कह रहा है कि निश्चित ही इस समय भ्रूण जीवित अवस्था में होता है, फिर भी इस समय भ्रूण जीवित अवस्था में होगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बीज को खेत से लाते हैं, जो भी है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि मक्का लाया, हमने मक्का अपने खेत से लाया, मक्की का उसका भुट्टा निकाल करके हमने धूप में डाल के अच्छे से उसको धूप दे करके और अच्छे से उसको पैक करके केमिकल डाल के रख दिया। उसमें क्या हुआ, जब हम उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रसुप्ता अवस्था में रहता है। जब तक वो मिट्टी में नहीं जाता है तब तक प्रसुप्ता अवस्था में है। कब, जब तक कि वो एक सीजन तक या एक ऋतु तक वो क्या रहता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है। या ये कह लीजिए कि वह जब तक प्रसुप्त अवस्था में रहता है, जब तक कि वह उचित ताप, नमी, वायु, प्रकाश नहीं पा लेता, तब तक वो किसमें, प्रसुप्त अवस्था में होता है, लगभग 1-2 सीजन तक। ठीक है। और फिर इसमें कह रहा है कि उनकी सभी क्रियाएं या तो होती हैं या तो नहीं होती हैं। मतलब कि जिनमें नहीं होती हैं वो आप देखोगे कि अगर आप पूरे खेत में, अगर एक एग्जांपल है, पूरे खेत में अगर हमने 100 दाने को बिखेरा है तो उसमें से हो सकता है कि 4-5 ही ऐसे दाने हों जो आपके अंकुरित ना हो, बाकी दाना हो अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो बंद हो गई होती हैं, श्वसन भी नहीं होता है, इसीलिए वो उनका भ्रूण नष्ट हो गया होता है। जबकि अन्य में भ्रूण नष्ट नहीं हुआ होता है, उनमें क्या होता है, वो चीज़ें जो श्वसन है वो बहुत कम धीरे धीरे होता है। ठीक है, ताकि उनका जो खाद्य पदार्थ संचित है उसी से वो लॉन्ग टर्म तक अपने लाइफ को व्यतीत कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि अब हम इसको देख रहे हैं कि ये किस अवस्था में होगा, ये इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। हम लोग अब एक फिगर को देखेंगे, उस फिगर के एवज से समझेंगे कि हमारा जो प्रसुप्त अवस्था है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि प्रसुप्त अवस्था क्या है। यहाँ पे आपको एक फिगर आ रहा है, वो बता रहा है कि प्रसुप्त अवस्था आपको क्या, आप देख रहे हैं कि जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसमें एक बीज को दिखाया गया है, उसके आंतरिक भागों को किस प्रकार से दिखाया गया है। उसमें आपको पहले नंबर पे क्या दिखाया गया है, बीज चूल, जो कि बीजावरण कर लीजिए। दूसरे नंबर पे उसका भ्रूणपोष दिखाया गया है जिसमें खाद्य पदार्थ आप कह लीजिए कि संचित है। तीसरे में उसका एल्यूरिन स्तर दिखाया गया है जिसको वो 2 हिस्सों में बांटता है। फिर आपको चौथे नंबर पे उसका मूलांकुर बताया गया है। फिर आपका 5वें नंबर पे उसका बीजपत्रोपरिक बताया गया है। फिर आपको 6वें नंबर पे उसका क्या बताया गया है, बीजपत्र बताया गया है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि उस बीज के जितना आपको बताया गया है उसके नीचे एक बीज किस प्रकार से प्रसुप्तावस्था को त्याग करके अपने एक नए पौधे को जन्म देता है। आप देखेंगे कि जब बीज को मिट्टी में डाला गया है तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ है, सबसे पहले उसको जब ताप, नमी, वर्षा, धूप, प्रकाश और उचित खाद्य पदार्थ मिला है तो वो क्या किया है, अपने आप को प्रसुप्तावस्था त्याग दिया है और सबसे पहले किसका निर्माण किया है, मूलांकुर का निर्माण किया है। फिर आप देख रहे हो कि वो क्या किया है, जड़ का निर्माण किया है, फिर प्रांकुर का निर्माण किया है। आपको बताया गया ना कि निचले भाग को मूलतंत्र और ऊपरी भाग को परोतंत्र। तो इसने क्या किया है कि जब इसको उचित अवस्थाएं मिली है तो प्रसुप्तावस्था त्याग दिया है और मूलतंत्र और परोतंत्र का निर्माण किया है। फिर आगे चल के इसने एक छोटे से प्लांट का निर्माण किया है। ओके, ये हमारी क्या थी, प्रसुप्ता अवस्था थी कि जब कोई बीज जब तक प्रसुप्ता अवस्था में रहता है, जब तक कि उसको उचित नमी नहीं मिल जाती, उचित अवस्था नहीं मिल जाता अंकुरण के लिए, तब तक वो प्रसुप्ता अवस्था में रहता है। क्लियर, ये चीजें समझ में आई। अब आप इसको
लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फिर हम मिटा के अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, नवोद्भिद पे। आप इसको देखेंगे। देखेंगे आप, हम लोग अभी पढ़े थे कि बीज का अंकुरण और बीज की प्रसुप्ता अवस्था। अब हम देखने जा रहे हैं नवोद्भिद, मतलब कि आपका सीडलिंग। तो नवोद्भिद क्या होता है, मतलब कि नए पौधे का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसमें कह रहा है कि नवोद्भिद बीज में भ्रूणाच, नवोद्भिद बीज में भ्रूणाच बीजपत्रों के साथ अथवा अकेले ही नन्हे से पौधों में बदल जाता है। जो नवोद्भिद है वो आपका क्या होता है, ये नवोद्भिद बीज में जो भ्रूणाच है, ये जो बीज का भ्रूणाच है वो बीजपत्रों के साथ अथवा अकेले ही, बीजपत्र के साथ या अकेले ही क्या होता है, एक छोटे से पौधों में बदलने लगता है। नई पत्तियां जब तक नहीं निकल जाती, भ्रूण के स्वरूप को हम लोग नवोद्भिद कहते हैं। मतलब कि जब तक नई पत्तियां नहीं निकल जाएंगी उसमें से, तब तक उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवोद्भिद ही कहेंगे। और नवोद्भिद क्या है कि बीज के जो भ्रूणाच है उनमें क्या होता है, बीजपत्रों के साथ अथवा अकेले, बीजपत्र को साथ लेके या अकेले में क्या होगा, एक नन्हे से पौधों में बदलेगा। और नई पत्तियां जब तक नहीं बन जाती तब तक वो क्या कहलाएगा, एक नवोद्भिद के, उसका जो भ्रूण है, उसके भ्रूण का जो स्वरूप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवोद्भिद ही कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि इस फिगर में किस प्रकार से एक बीज धीरे धीरे अपने नवोद्भिद को किस प्रकार से एक्सचेंजेबल हो रहा है। आप देखेंगे कि जब तक इस बीज को मिट्टी में डाला गया है, मिट्टी के बाद से ये जब तक कि इसमें से कोई नई पत्तियां नहीं निकली है तब तक ये किस अवस्था में है, तो नवोद्भिद में है। फिर आगे आप देख रहे हो कि ऊपर चल के ये क्या किया है, नई पत्तियां बनाया है। तो नई पत्तियां बना लिया है तो पौधे बन गए हैं। और पौधे कब बने हैं, जब ये क्या किए, भ्रूण के स्वरूप में नहीं है, नवोद्भिद नहीं है, तब ये क्या प्लांट बने हैं। उससे पहले क्या है, जब तक इसमें नई पत्तियां नहीं निकली हैं, आप देख रहे हो कि जब तक पत्तियां नहीं निकली हैं तब तक ये क्या है, नवोद्भिद ही है। क्लियर, नवोद्भिद में मालूम चल गया। बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है ये भी हमको मालूम चल गया। बीज की प्रसुप्तावस्था क्या होती है ये भी मालूम चल गया। और नवोद्भिद क्या होता है, तो बीज के भ्रूणाच क्या होते हैं, बीजपत्रों के साथ अथवा अकेले में एक नन्हे से पौधों में बदल जाते हैं। उनके जो बीजपत्र होते हैं, भ्रूणाच, वो क्या होते हैं, उनके क्या कहते हैं, बीजपत्रों के साथ या अकेले ही नन्हे पौधों में बदलने लगता है। और नई पत्तियां क्या होती हैं कि नई पत्तियां जब तक नहीं निकल जाती तब तक क्या, भ्रूण के स्वरूप को हम लोग नवोद्भिद ही कहते हैं। तब तक भ्रूण के स्वरूप को हम लोग नवोद्भिद ही कहते हैं। क्लियर, नवोद्भिद क्लियर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंकुरण के प्रकार कितने होते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंकुरण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अंकुरण के प्रकार, टाइप ऑफ जर्मेशन। ठीक है, जर्मिनेशन देखेंगे। अंकुरण के प्रकार,
टाइप ऑफ जर्मिनेशन। कितने प्रकार के ये होते हैं? दो प्रकार के जो अंकुरण के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है भूम्युपरिक और दूसरा होता है अधोभूम्युपरिक। पहला भूम्युपरिक, दूसरा अधोभूम्युपरिक। जो भूम्युपरिक है उसको एपिजील कहा जाता है और जो आपका अधोभूमिक है उसको हाइपोजील कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि अंकुरण लिखेंगे, अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है भूम्युपरिक। पहला होता है भूम्युपरिक और दूसरा होता है भूम्युपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। पहले वाले को हम लोग ईपीजीएल कहते हैं, EPICEL। ठीक है, EPIGEAL, ईपीजीएल। और जो दूसरा है उसको अधोभूमिक को हम लोग कहते हैं हाइपोजेल। ठीक है, अब अधोभूमिक, भूम्युपरिक और अधोभूम्युपरिक अंकुरण क्या होता है तो इसका शॉर्ट जान लेते हैं। बाकी जो इसका विस्तृत वर्णन है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो भूम्युपरिक मतलब कि जो ये इसका बीज है वो पहले क्या करता है कि भूमि के अंदर से ही इसका जो मूलांकुर है, परांकुर, वो भूमि से निकल के ही ऊपर को निकलता है। जबकि जो अधोभूमिक अंकुरण है वो क्या करता है, इसका जो बीजपत्र परिक होता है वो पहले क्या होता है, मिट्टी से बाहर की ओर हल्का होता है, फिर क्या होता है, फिर मिट्टी में जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका ये दो अंकुरण होते हैं, भूम्युपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सब चीज समझ में आया। कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं। आप कितनी आसानी से समझ रहे हैं कि बीजों का अंकुरण कैसा क्या होता है, बीज का प्रसुप्तावस्था क्या होता है, नवोद्भिद क्या होता है, और अंकुरण के प्रकार को थोड़ा सा बताएं। और इनका जो विस्तृत वर्णन है आने वाले अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले ऐसे ही आपको एग्रीकल्चर का वीडियो समय से मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं। आप एग्रीकल्चर और साइंस की वीडियो आती रहती हैं, आप देखिए। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है और हम और किस प्रकार से और किस चीज़ की वीडियो आपको दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।